Hello, good afternoon, students. तो today we will study solid state. तो solid state you know कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हमें इस चैप्टर में, दिस इज चैप्टर नंबर 1. ठीक है, आपको शायद ये वीडियो थोड़ी सी इन्वर्ट दिख रही हो, तो आप ऐसा करना, पोर्ट्रेट लॉक पे करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब सीधा करके देख सकते हो. ठीक है, क्लियर. तो सॉलिड स्टेट में आपको जो बेसिकली पढ़ना है, पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगी दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन हमने किया है सॉलिड का वो दो बेसिस पर है. पहला जो बेस है वो ये है कि जो सी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स वो किस ऑर्डर में अरेंज हैं, मतलब किस तरीके से अरेंज हैं. क्योंकि सॉलिड है, कोई भी चीज़ है वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, तो वो पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा. ठीक है, अब दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है क्रिस्टलाइन, दूसरी क्या है, एमॉर्फस. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जहाँ पर आपको कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक वेल डिफाइंड ऑर्डर देखने को मिलेगा. मतलब वो किसी ना किसी पार्टिकुलर वेल डिफाइंड ऑर्डर में होंगे. लाइक या तो सारे पार्टिकल कैसे हैं, हेक्सागन के साथ की फॉर्म में अटैच हैं, मतलब हेक्सागन, एक हेक्सागन है, ये मैंने जो डॉट बनाए हैं ये क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स. सिमिलरली नेक्स्ट वे में क्या होगा, फिर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स ने क्या बना रखा होगा, हेक्सागन बना रखा होगा. फिर क्या बना रखा होगा, हेक्सागन बना रखा होगा. क्लियर. ओके, मतलब एक पार्टिकुलर आपको एक ऑर्डर दिख रहा है ना. अगर सपोज करो कोई पार्टिकल ऐसी रैंडमली अरेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लाइक ऐसे कुछ अरेंज है, तो ये कोई आपको कोई शेप, कोई वेल डिफाइंड शेप नज़र आ रही है? नहीं ना, मतलब इसमें पार्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है, है ना. कभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कभी नीचे, कभी सीधा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी, मतलब यू कैन सी दैट कि ये वेल डिफाइंड ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, तो अगर आपकी कांस्टेंट पार्टिकल्स वेल डिफाइंड ऑर्डर में हैं तो वो किस तरह का सॉलिड बनाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे. अगर वो आपके नॉट वेल डिफाइंड ऑर्डर है, मतलब प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, तो वो कैसा बनाएंगे, एमॉर्फस सॉलिड बनाएंगे. ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स आपके वेल डिफाइंड ऑर्डर में नहीं होंगे. ठीक है, नाउ दूसरा जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ कि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं. एनाइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, एनाइसोट्रॉपिक और एमॉर्फस जो होते हैं वो आपके आइसोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है, तो आपको ये दो जो टर्म्स है वो नहीं है, आपको नहीं पता ना इसके बारे में कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है. तो आई एम टेलिंग यू कि होता क्या है कि जो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र करते हैं. डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब समझते हो. अब सॉलिड क्या होगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कोई भी सॉलिड, तो उसमें आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक्स एक्सिस भी, वाई भी और जेड भी, है ना. हर सॉलिड, हर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास ये 3 एक्सिस होती है ना. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ की आप वैल्यू मेजर करो इन डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करो, या आप वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करो, या फिर आप जेड एक्सिस के अलोंग मेजर करो, तो अगर इन 3 प्रॉपर्टी, ये जो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वैल्यू इन 3 एक्सिस के अलोंग सेम आती है, अगर सेम आती है तो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा. अगर डिफरेंट आती है तो एनाइसोट्रॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एनाइसोट्रॉपिक में क्या आएगा, वैल्यू डिफरेंट आएगी अलोंग द 3 एक्सिस. ठीक है, अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन. और आइसोट्रॉपिक में क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी. ठीक है, क्लियर. ओके, तो एनाइसोट्रॉपिक में वैल्यूज उसकी डिफरेंट आने वाली है और आइसोट्रॉपिक में सेम आने वाली है. ठीक है, अब क्रिस्टलाइन में हालांकि वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है. ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि अगर वेल डिफाइंड ऑर्डर है तो मतलब तीनों डायरेक्शन में जो वैल्यू है आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, है ना. बट ऐसा नहीं होता. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ समझाने के लिए कि देखो, सपोज करो हम लोगों के पास 4 हाउसेज होते हैं ना, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी. ठीक है ना, क्लियर. तो 4 हाउसेज में अगर मैं जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स का हम डालते हैं ना, मान लो हर हाउस में 24 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है ना, क्लियर. तो मैंने हर हाउस में कैसे बच्चे डाले हैं, मैंने बोला कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको डालो अरावली में. ठीक है, और नीलगिरी में डाल दो जो बच्चे शरारती हैं. ठीक है, देन
शिवालिक में डालो जो म्यूज़िक के शौकीन है, मतलब गाना वाना ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, क्लियर। देन उदयगिरी में वो बच्चे डालो जो खाने के शौकीन है, ठीक है। तो हालांकि मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो ऑर्डर है ना, आपको दिख रहा है ना कि आपको एक हाउस में एक ही तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलोगे कि हाँ एक ऑर्डर क्लासिफिकेशन, एक पर्टिकुलर मतलब सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन किया है मैंने, ठीक है ना। तो आपको चारों हाउसेस में जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप अरावली हाउस में एंटर करोगे तो आपको सारे बच्चे क्या दिखेंगे, पढ़ते हुए दिखेंगे, है ना। नीलगिरी में जाओगे तो सारे बच्चे शरारतें करते दिखेंगे, क्योंकि मैंने एक तरह के बच्चे एक हाउस में डाले हैं, ठीक है ना। ओके, सिमिलरली आपको सारे हाउसेस में डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं इस तरह से क्लासीफाई करूँ, मतलब मैं बच्चे जो मैंने डाले हैं वो ऐसे रैंडमली डाल देती हूँ, मतलब मैं नहीं देख रही कि पढ़ने वाला कौन है, शरारतें करने वाला कौन है, मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया, ठीक है, जैसे आजकल होते हैं हमारे पास हाउसेस में, ठीक है ना। तो आप फिर क्या होगा, हर हाउस में हर तरह का बच्चा होता है, शरारत करने वाला भी होगा, पढ़ने वाला भी होगा, खाने का शौकीन भी होगा, म्यूज़िक का शौकीन भी होगा, है ना, हो गया ना। तो आप जब चारों हाउसेस में जाओगे, है ना, चारों हाउसेस में जाओगे तब आपको एनवायरनमेंट कैसा देखने को मिलेगा, सेम, क्योंकि चारों हाउसेस में चारों तरह के बच्चे हैं, है ना, डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैंने अभी बच्चे डाले थे ऐसे रैंडमली डाले हैं ना, किसी ऑर्डर में तो नहीं डाले ना। तो सिमिलरली जो अगर आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो अगर मान लो, देखो मैं अभी समझाती हूँ, सपोज करो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स मान लो ट्रायंगुलर शेप वाले हैं, ट्रायंगुलर शेप वाले मैंने डाल दिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जिनकी शेप स्क्वायर की है वो मैंने डाल दिए हैं वाई एक्सिस पे, समझाने के लिए, ठीक है ना, और वैसे कुछ नहीं। जिनकी शेप स्फेरिकल है वो मैंने डाल दिए जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर आप इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मान लो मेजरमेंट करते हो, सपोज करो, तो इधर आपको अलग मिलेगा वैल्यू, क्योंकि जो पार्टिकल है वो एक जैसे हैं बट है सब एक वैल्यू आएगी ना। मतलब जब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर किया तो आपको मान लो कोई वैल्यू आ गई, सपोज करो ए वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर किया है, ठीक है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करते हो तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं, स्क्वायर की शेप में है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन अलग तरीके से होगा, तो मान लो वैल्यू आ रही है बी, है ना। सिमिलरली अगर जेड एक्सिस पे मेजर करोगे तो यहाँ पर स्फेरिकल पार्टिकल है, तो मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है सी, तो तीनों एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पर ए आई है, यहाँ पर बी आई है और यहाँ पर सी आई है, ठीक है, क्लियर। तो तीनों वैल्यू अलग अलग आई है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन जो आपके होंगे, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं वो आपके क्या होंगे, एनाइसोट्रॉपिक होंगे, ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक, जिसमें तीनों एक्सिस के अलोंग डिफरेंट वैल्यू आती है। अब सपोज करो आपका है क्या बोलते हैं, इस वाले पेज पे करती हूँ, इधर क्लियर नहीं दिखेगा, आपका एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड में आप तीनों एक्सिस के लोग डिफरेंट वैल्यू मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर रैंडमली है, कोई दो ट्रायंगुलर पड़े हैं, कोई बीच में एक स्क्वायर भी आ गया है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे कभी स्क्वायर आ गया है, कभी बीच में कुछ आ गया, कभी ट्रायंगुलर आ गया, ठीक है, कभी ट्रायंगल आ रहा है, कभी स्क्वायर आ रहा है, कभी ट्रायंगल है, कभी स्फीयर है, कभी फिर से स्क्वायर है, फिर कभी फिर स्क्वायर है, मतलब ऐसे मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू सेम आएगी, क्यों, क्योंकि जब आप इधर मेजर करोगे तो दो स्क्वायर मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए, दो स्क्वायर मिल गए, ठीक है ना। सिमिलरली है, तो एवरेज जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी एवरेज वैल्यू आएगी। क्यों एवरेज वैल्यू क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से अरेंज है, कोई ऐसा सच प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ आएगी ए, तो यहाँ पर भी ऑन एवरेज ए आएगी, यहाँ पर भी ए आएगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो तीनों में ही रैंडमली अरेंज है, ऐसा कुछ पार्टिकुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं हमको, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑन एवरेज क्या आ रही है, तीनों डायरेक्शन में सेम आ रही है, तो मतलब ये एमोर्फस में क्या होगा, एमोर्फस में आपके आइसोट्रोपिक होंगे। इनमें अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और डिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेजर करते हो तो तीनों एक्सिस के अलोंग वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं आपके हमेशा एनाइसोट्रोपिक, वेयर एज एमोर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। किन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि वो सब क्या है, परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है ना। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कोई सॉलिड मान लो 373 पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो सॉलिड हमेशा किस पे मेल्ट होगा? 373 पर ही मेल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 370 पर आने पे ही मेल्ट हो जाएगा, 371 किया तब मेल्ट हो जाएगा, नो। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि जिसका जो पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है वो उसी टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का ऑर्डर है वो एकदम परफेक्ट है, मतलब सिमेट्रिकल ऑर्डर में है, ठीक है। ओके, सिमिलरली एमॉर्फस में क्या होगा? दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब एमॉर्फस में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता। सपोज करो एमॉर्फस को एक सॉलिड है बी, ठीक है, बी इज़ अ सॉलिड, कोई एमॉर्फस है ये, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये इसका जो टेम्परेचर रेंज है मेल्टिंग पॉइंट की, दैट इज़ 410 to 415 केल्विन, ठीक है, एज सपोज किया, ठीक है, रैंडम वैल्यू उठाइए, तो 410 to 415 केल्विन। तो मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि मेरा बी कभी 410 पे मेल्ट हो सकता है, 411 पे भी हो सकता है, 412 पे भी, 413 पे भी, 414 पे भी, एंड 415 पे भी, है ना, हो सकता है ना, ठीक है। तो मतलब एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। हमेशा यहाँ पर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगी जिसमें ये मेल्ट हो पाएगा, ठीक है। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट। हाँ, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। अगर हम इसको नाइफ से कट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम नाइफ से कट करते हैं तो आपको इट अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज, एक क्लीन क्लीवेज देखने को मिलेगी। क्लीन क्लीवेज समझते हो ना, मतलब कटेगा तो एकदम ऐसा नहीं है कि रफ सरफेस जो कटने के बाद ऐसे सपोज करो, देखो अगर ऐसी कोई चीज़ है और आपने कट की है, ठीक है, कट की है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी ना, एक इसमें और एक इसमें। तो आपको क्लीवेज क्या दिख रही है? यहाँ से कटा है ना, ये वाला पॉइंट है कटने वाला, है ना, ये क्लीवेज क्या है? क्लीन है ना, स्मूथ है ना, ऐसा तो नहीं रेगुलर कट आ रहे हैं। सपोज करो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्लीन क्लीवेज में जाते हैं, ठीक है। वेयरएज एमॉर्फस कैसे जाएंगे? एमॉर्फस आपका इरेगुलर कट दिखाएंगे। रेगुलर कट मतलब सपोज करो आपने एक रबर ली, उसको आपने कट किया, तो यहाँ पर कट करने पर क्या होगा? ये नाइफ से मैंने कट किया इसको यहाँ से, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आपको क्लीन क्लीवेज देखने को नहीं मिलेगी। जो सरफेस होगा ना जहाँ से आपने कट किया वो रफ होगा। रफ इन द सेंस कि उबड़ खाबड़ कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्लीन क्लीवेज देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये है एमॉर्फस सॉलिड्स के, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स इरेगुलर ब्रेकेज शो करते हैं नाइफ से कट करने पर, वेयरएज जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज योर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन हमने बताया था आपको जब हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा था, है ना। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? जितना चेंज ऑफ हीट आएगा, अगर कोई सॉलिड को आप मतलब मेल्ट कर रहे हो, लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हो, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हो, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हीट चेंज तो होगा ना, या तो हीट एब्सॉर्ब होगी या इवोल्व होगी, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो चेंज ऑफ हीट आएगा, ठीक है, जब आपका सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है क्रिस्टलाइंस की, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो डेफिनेट होगी, उतना ही रहेगी। ऐसा नहीं है कभी मतलब 470 आ रही है, कभी 510 आ रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेयरएज जो आपके एमॉर्फस होते हैं उनकी डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। कोई डेफिनेट वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसमें आपको एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, लाइक कभी 415 आ गया, कभी 425 आ गया, है ना, लाइक दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व क्या है? कूलिंग कर्व में आपने क्या करना है कि अब देखो, कूलिंग कर्व करने के लिए पहले क्या करना है? हमें जो सॉलिड जिसका हमने कूलिंग कर्व पढ़ना है उसको पहले मोल्टन स्टेट में लेके जाओ। मोल्टन स्टेट मतलब जब उसको आपने मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। अब वो जो मोल्टन स्टेट में सॉलिड है उसको आपने ठंडा करना है, ठीक है, ठंडा करना है। कूलिंग कर्व पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठंडा करना है। ठंडा होने पर क्या होगा? वो लिक्विड मतलब जो आपका मोल्टन सॉलिड है वो फिर से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, है ना। ओके, जब वो सॉलिडिफाई होगा तो फिर फाइनली एक टाइम पे वो प्रॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइम क्या बताएगा कि मालूम आपने ठंडा कर रहे हैं उसको, तो हो सकता है पहले टेम्परेचर क्या था? हो सकता है पहले टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठंडा कर रहे हो ना। फिर थोड़े 1 मिनट के बाद हो गया है, 1 मिनट का इंटरवल ले लो, इंटरवल किसका ले रही हो? 1 मिनट का, तो 270। फिर 1 मिनट के बाद देख रहे हो तो हो सकता है 240 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। हो सकता है फिर नेक्स्ट 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, इस टेम्परेचर और टाइम के बीच में आपको एक कंटिन्यूस लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर। ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना,
ठीक है ना। ओके, ठंडा कर रहे हो आप, उसको गर्म नहीं कर रहे हो। ओके, नाउ सेकंड इज एमोर्फस में क्या होगा, एमोर्फस का जो कूलिंग कर्व है वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस के मतलब ऐसे ब्रेक देखने को मिलेगी जब आप ड्रॉ करोगे ना वैल्यूज़ को ऐसे मेजर करके, ठीक है, ड्रॉ करोगे ना टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तो इस तरह के आपको मतलब पहले ऐसे डाउनफॉल था, फिर एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर से डाउनफॉल हो गया, मतलब आपको एक कोई कंटिन्यूस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है अलोंग दी होल प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ब्रेक देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूस कर्व नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूस कर्व मिलेगा, स्मूथ कर्व मिलेगा, ठीक है। किसके केस में, आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में स्मूथ कर्व मिलता है, वेराज एमोर्फस के केस में आपको स्मूथ कर्व नहीं मिलता, ठीक है। नाउ एक टर्म है क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमने दो चीज़ें पढ़नी है, एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो क्या होगा शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में, मैं बताती हूँ यहाँ पर। ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। सपोज करो, अब देखो मैंने बोला कि बच्चे खड़े हैं एक रो में, जैसे हम लोग असेंबली में सुबह करते हैं, खड़े होते हैं ना, ठीक है। तो मान लो सपोज करो एक रो ऐसी है, पार्टिकल जो है इक्वल डिस्टेंस पर हैं और अलोंग द लाइन है, इधर उधर नहीं जा रहे है ना, दिख रहे हैं ना आपको। तो आपको ये कैसे दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, वेल अरेंज है या ऐसे ही अरेंज हैं, रैंडमली अरेंज है। आपको दिख रहा होगा ना इन दोनों के बीच का, दो बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है और ऑलमोस्ट दे आर अलोंग दी सेम लाइन, अलोंग दी सेम लाइन ये अरेंज हैं, ठीक है। सारे बच्चे ऐसे खड़े हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है, या फिर बोलेंगे सिमेट्रिकल ऑर्डर में है, ठीक है। ओके, अगर इस तरह का ऑर्डर आपको लंबे डिस्टेंस तक देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको लंबे डिस्टेंस तक देखने को मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। अगर सपोज करो शॉर्ट रेंज में क्या होगा कि हो सकता है कि दो तीन बच्चे तो शुरू के जो हैं एकदम ऑर्डर में खड़े हैं, ठीक है, ऑर्डर में खड़े हैं, जैसे ही 4th स्टूडेंट में जाते हैं तो देखिए वो मतलब वो ऑर्डर में नहीं है, मतलब एक तो वो दूर खड़ा है, ऊपर से वो लाइन से बाहर चला गया, लाइन में नहीं है। सिमिलरली 5th वाला भी क्या कर रहा है कि लाइन में नहीं है, इधर वो खड़ा हो गया, लाइन से बाहर निकल गया। 6th वाला भी सपोज करो बाहर निकल गया। फिर हो सकता है 7th वाला लाइन में खड़ा हो और 8th वाला भी वैसे ही और 9th वाला भी वैसे ही प्रॉपरली लाइन में खड़ा हो। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कुछ डिस्टेंस तक तो ऑर्डर बना होता है, बट जैसे हम आगे मूव करते हैं तो वो ऑर्डर ख़राब हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो गया ना ऑर्डर। देखो ये लाइन में नहीं है, लाइन से बाहर है। सिमिलरली ये एक लाइन में नहीं जा रहे हैं, है ना, ये बाहर निकल रहे हैं लाइन से। ओके, यहाँ पर भी ये बच्चा, नेक्स्ट वाला बच्चा भी लाइन से बाहर निकल गया। आगे जैसे आपने मूव किया, ठीक है, इन लास्ट के जो 3 बच्चे हैं आपको देखने को मिलेगा ये क्या एक प्रॉपर लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना। मतलब ये तीनों कैसे दिखा रहे हैं, ये तीनों क्या दिखा रहे हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, सिमिलरली फर्स्ट वाले भी क्या दिखा रहे हैं, फर्स्ट थ्री दिखा रहे हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बट ये होल जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, ये जो सेकंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, ये लाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो ऑर्डर में बच्चा खड़ा है वो लंबे डिस्टेंस तक नहीं खड़ा है, क्योंकि बीच में क्या आ रही हैं, डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं। जो बीच के बच्चे हैं वो अरेंजमेंट को ख़राब कर रहे हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ फर्स्ट लाइन आपको एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को देखने को मिल रहा है। कोई बच्चा अपने ऑर्डर से बाहर नहीं है, जिस तरीके से करने को कहा गया था वैसे ही खड़ा है। तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना बेटा, क्रिस्टलाइन में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, क्रिस्टलाइन में आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वेयर एज एमोर्फस में क्या देखने को मिलेगा, एमोर्फस में होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कुछ डिस्टेंस तक तो ऑर्डर देखने को, मतलब पार्टिकल ऑर्डर में हो सकते हैं, बट आगे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो हम देखते हैं कि पार्टिकल जो हमारे हैं वो ऑर्डर में नहीं है, वो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो एमोर्फस तो में कैसा ऑर्डर देखने को मिलेगा, शॉर्ट रेंज, और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या जिसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है तो उसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप पहले 3 बच्चे देखो, ये 3 बच्चे भी क्या हैं, रो में खड़े हैं, ऑर्डर में खड़े हैं, और आगे वाले भी क्या हैं, रो में खड़े हैं, है ना। तो एक ए जो लाइन है, अगर जो आप देख रहे हो लाइन ए, तो इस लाइन में क्या है, आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है। कोई भी चीज़ है अगर जिसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा उसके पास डेफिनेटली शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा। जिस लाइन के 10 बच्चे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में खड़े हैं, उस लाइन के कोई भी 2 बच्चे उठा लो, कोई भी 3 बच्चे उठा लो, वो भी तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे ना, ठीक है। तो जिन
सॉलिड्स के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है तो उनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो तो उसके पास लॉन्ग रेंज भी हो, ठीक है ना, हो सकता है ना, ओके। तो नहीं, तो एमोर्फस के पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा और क्रिस्टलाइन के पास क्या रहेगा, लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, आप इसको लिख सकते हो। और आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ऐसे नहीं चलना है, एनसीईआरटी उठाओ और जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की थी उसमें से अगर आपको कुछ यूज़फुल लगता है, कुछ सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर उन्होंने लिख रखा है कोई चीज़, या आपको एक्स्ट्रा लगती है कि हाँ ये पॉइंट नहीं था बुक में, इसमें लिखा है, ठीक है, तो आपको वो पॉइंट उठाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आपकी प्रॉपर ब्यूटीफुल तरीके से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, छुट्टियों वाला टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्लियर, इसको यूटिलाइज करना है। नाउ व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, हाँ अभी जो हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था वो पढ़ा था अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनकी बॉन्डिंग के बेस पे, बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डिंग बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग देखनी है। तो इस बेस पे हमने 4 तरह से अपने सॉलिड को क्लासिफाई किया, 4 टाइप्स में। फर्स्ट इज योर आयनिक सॉलिड, सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, थर्ड कोवेलेंट सॉलिड्स और बोलते हैं हम इसको नेटवर्क सॉलिड्स, एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ इज योर मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स पढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड्स देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, आयनिक मतलब आयंस, ठीक है, तो ये सॉलिड किससे बने होंगे, आयंस से, है ना। आयंस क्या होते हैं पता है ना, 2 तरह के आयंस हमने पढ़े, कटायन और एक अनायन। कटायन वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है वो उसका सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl में कौन कौन से आयन होंगे, NaCl में 2 तरह के आयन हैं, एक तो Na पॉजिटिव है, दूसरा Cl नेगेटिव है, ठीक है। Na पॉजिटिव हमारा क्या है यहाँ पर कैटायन है और Cl नेगेटिव आपका अनायन है, ठीक है, क्लियर। तो मतलब ये सॉलिड किससे बने हैं, ये आयन से बने हैं, ठीक है, कैटायन और अनायन से बने हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि अगर आयनिक सॉलिड हुआ तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, क्लियर। अब जाहिर सी बात है NaCl है, 2 तरह के अपोजिट आयंस हैं, तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इज योर क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सॉलिड स्टेट में ये आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, एकदम पास है ना आयंस, तो आयंस जब पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास फ्री स्पेस नहीं होगा मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब आयंस मूव करेंगे। जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। सिमिलरली बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना आप लोग। मोल्टन स्टेट हो गया कि आपने इसको पिघलाकर लिक्विड में चेंज कर दिया है, और एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में चला गया, और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उनके पास कुछ ना कुछ बीच में स्पेस रहेगा जहाँ पर वो मूव कर पाएंगे। जब वो आयंस मूव करेंगे हेंस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तो मतलब आयंस टूट जाएगा किस में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब है वो लिक्विड में है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या कर लेगा, मूव करने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ओके, क्लियर है ये पॉइंट। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, वेराज इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट इज यो, मैंने एक प्रिंसिपल बताया था सॉल्युबिलिटी का कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो उस वैसे में ही घुलता है। पोलर जो होगा वो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर में घुलेगा।
और पोलर और नॉन पोलर मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हेयर, ठीक है, क्योंकि वो हमने बहुत बार पहले पढ़ चुका है। तो NaCl में क्या है, आपको पोल देखने को मिल रहे हैं ना, सोडियम प्लस है और Cl नेगेटिव है, ठीक है, डिफरेंट पोल दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पोल है, ठीक है। तो NaCl इज अ पोलर कंपाउंड, ठीक है, पोलर सॉलिड बोल दो, पोलर कंपाउंड बोल दो, वटेवर, ठीक है, क्लियर। पोलर सॉलिड है आपका, तो ये कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड जो होंगे वो किस में डिसॉल्व होते हैं, दे डिसॉल्व इन, दे आर सॉल्युबल इन, कह लो डिसॉल्व कह लो या सॉल्युबल कह लो, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक आपका वाटर, है ना। बेसिक मेन तो सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल याद रखो पानी का, ठीक है, क्योंकि पानी आपका कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है कि अब देखो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो सब क्या रहेंगे, वो हार्ड रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो हार्ड जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, ठीक है, मॉलिक्यूलर कोवेलेंट और मेटालिक सॉलिड में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है, ओके। और इन सबको प्रॉपर्ली पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है, ओके। मेरी भी वेकेशन चल रही है, स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते तो आपसे बड़ा स्टूपिड कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में, ठीक है, ओके।